हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग गॉस लॉ को इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में इस्टेब्लिश करेंगे। आइए जानते हैं कि फील्ड लाइन डायग्राम क्या होता है। एक्चुअल में जब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड को ज़रूरत होती है। तो फील्ड लाइन डायग्राम एक्चुअल में एक मॉडल है जो कि हमें यह बताते हैं कि किसी पॉइंट में, स्पेस के किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ज Q हो तो Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह होगा आपका E=1/4πε0 Q/r² और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा r कैप। इस तरह से जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके Q/r² के, और जो डायरेक्शन जो दिया जा रहा है वो क्या है आपका r कैप के अलॉन्ग। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए किसी चार्ज की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेस में हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या है कि एक मॉडल की ज़रूरत होती है। उस मॉडल को हम लोग फील्ड लाइन डायग्राम करते हैं। तो एक मॉडल यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरो से हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरो का जो साइज है एरो का वह बताए हमें क्या कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस मॉडल के अनुसार अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका एरो का साइज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं सारे डायरेक्शंस में। इस तरह से यह जो मॉडल है फील्ड लाइन का, यह बताता है कि जो आपका एरो का डायरेक्शन है वो यह बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। और जैसे हम चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस पे जाते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है एरो की साइज हम कम करते जाते हैं। एरो की साइज कम होना यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक मॉडल यह हो सकता है कि हम जो है कि एरो का साइज इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताए और एरो का डायरेक्शन क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर वे में इस डायग्राम का यूज कर सकते हैं। लेकिन पाया यह गया कि ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है इसमें आगे जैसे बढ़ने में क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसका एरो का साइज डिक्रीज करना पड़ेगा। इसे लार्जर डिस्टेंस तक इस मॉडल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मतलब इस तरह का डायग्राम को ड्रा करना काफ़ी हेक्टिक होता है। इसलिए एक दूसरा मॉडल है जिससे हम बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मॉडल में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज Q है, तो Q के चारों तरफ क्या करते हैं, हम एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो ये एरो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो यह मॉडल हो सकता है जिसमें एरो क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताया। तो ये एरो क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q रखते हैं तो उस पर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इस तरह से एरो जो है स्पेस के हर एक पॉइंट पे एरो क्या बता रहा है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। चलिए, ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाई द एरो से। ठीक है, अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी, मैग्नीट्यूड या उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ।
तो स्ट्रेंथ का जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो कैसे मिलेगा? तो इस मॉडल में, जो मॉडल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस मॉडल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द लाइन डेंसिटी से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वह हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। मतलब कि अगर हम लोग एक आर रेडियस पर एक स्फीयर ड्रा करें, स्फेरिकल सरफेस ड्रा करें, तो हम देखते हैं कि इससे यह नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। यहाँ पे मान लीजिए कितनी है, 8 नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं, ठीक। बट उसका सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। जो स्फीयर हमने ड्रा किया आर रेडियस का, उसका सरफेस एरिया आपका 4πr² है, और इससे होके जो लाइन पास कर रही है मान लीजिए कितना है, n लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। बट अगर हम लार्जर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस ड्रा करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यन नंबर ऑफ लाइंस तो उतने ही पास कर रही हैं, पर एरिया वहाँ पे क्या हो जा रहा है, 4πr² हो जा रहा है। मतलब r डैश इज ग्रेटर देन r है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम r इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रही है, लाइंस पर यूनिट एरिया आपकी डिक्रीज कर रही है। मतलब जो फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया आपकी डिक्रीज कर रही है। इस तरह से जो है आपका ये फ्लक्स बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से जो होके जाती हैं वो आपकी बताती हैं फ्लक्स। तो इस तरह से फ्लक्स डेंसिटी जो है आपकी यह बताती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा मॉडल है, उस मॉडल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एरो। एरो का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या बताता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। आइए देखते हैं कैसे बताता है। मान लीजिए कि आपने एक आर रेडियस का सरफेस, स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर दिया। तो आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर दिया, तो मान लिया कि उससे हो कितनी लाइन्स आ रही हैं, 5, ठीक है। तो आर रेडियस का है, मान लीजिए आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस आपने ड्रा किया है, तो उससे होकर लाइन कितनी जा रही है, 5। यहाँ पे कितनी जा रही है, 3 2 5 3 8, यहाँ पे तो 8 लाइन्स जा रही हैं। लेकिन आप लार्जर नंबर ऑफ लाइन्स भी तो ड्रा कर सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कितनी लाइन्स जा रही हैं आर रेडियस के सरफेस से, 5 लाइन्स, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लाइन्स कैसे निकाला जाएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा वो π/4πr²। तो देखते हैं कि इस मॉडल में जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है आपका 1/r² के। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से जो ये हमारा मॉडल है, ये हमारा जो मॉडल है जिसमें एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, और डेंसिटी ऑफ लाइंस जो है क्या बता सकती हैं, डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। तो हम लोग इस मॉडल का यूज कर सकते हैं जिसमें डेंसिटी ऑफ लाइंस, क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंट भी 1/r² के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है ओरिजिन से दूर जाने पे। और आपका जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो भी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, जैसे ओरिजिन से हम दूर जाते हैं। इस तरह से डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस को, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस यह इंडिकेट करता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। इस तरह से ये जो हमारा मॉडल है फील्ड लाइंस का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एरो के डायरेक्शन से पता चलता है, और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हमें यह बताती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो आप सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि कोई सरफेस आपने ड्रा किया, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कैसे पता चलेगा, यहाँ आपने मान लीजिए एकदम क्लोज में ड्रा किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 लाइंस होके जा रही है। लेकिन अगर उसी को लार्जर डिस्टेंस पे ड्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि इस सरफेस से केवल एक ही लाइन जा रही है, जबकि यहाँ पे क्या जा रही थी, 2 लाइन जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम कर रहा है। इस तरह से बता सकते हैं यह हमारा मॉडल जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ
स्पेस में ओरिजिन से दूर जाने पे क्यों कैसे डिक्रीज करता है, और इसका डायरेक्शन में बता रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि स्पेस में कोई एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया, ठीक है, आपने फील्ड लाइन ड्रा किया है, यहाँ पे स्पेस में मान लीजिए इसके नॉर्मल आपने क्या कर दिया, कोई सरफेस एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, डी ए है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसके रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए डी ए क्या है, आपने सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया, इस डीए सरफेस एलिमेंट में कितनी लाइंस जा रही हैं, भाई पूरे में तो माना था हमने कि 5 लाइंस आ रही हैं। ठीक है, पूरे में कितना माना था, 5 लाइंस आ रही हैं, और हम एक डीए जो सरफेस एलिमेंट है, मतलब उसका एरिया का एक छोटा सा हमने सरफेस का एलिमेंट लिया जिसका सरफेस एरिया क्या है, डीए है, तो हम मान रहे हैं कि डीए एरिया में कितनी लाइंस आ रही हैं, डी 5 लाइंस आ रही हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, d5/da हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो d5 लाइंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, d5 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर इंटायर सरफेस, तो ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं सरफेस से। ठीक है, मतलब क्या है, डी एरिया में d5 लाइंस पास कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी हो गई, d5/da। तो d5 को हम लोग लिख सकते हैं d5 = E.da। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो फील्ड नंबर ऑफ लाइंस था उसको इंटायर सरफेस में हमें सम करना पड़ेगा, मतलब उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं d5 की जगह पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। तो इंटीग्रेशन ओवर इस क्लोज सरफेस बनना है ना पूरी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वो बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस। यस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, phi is equal to total number of field lines passing through a closed surface is given by integration of E vector dot dA over entire surface। तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि किसी सरफेस से होकर जाने वाली टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ये मॉडल है फील्ड लाइन डायग्राम का, इस मॉडल में एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, वो हमें पता चलता है कि उस डिस्टेंस पे फील्ड लाइन की डेंसिटी कितनी है, मतलब लाइन की डेंसिटी कितनी है, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो इस तरह से अगर E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर मान लीजिए कि हम एक इनफाइनाइटेशनल एरिया डी ए, जहाँ जैसे हमने कंसिडर किया था, डी ए एरिया में कितनी लाइंस पास कर रही हो, मान लीजिए d5, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम ले सकते हैं d5/da। तो यहाँ क्या है, da भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से d5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, ओवर ए क्लोज सरफेस एस को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसे, ई डॉट डी ए को। तो ये जो एक क्वांटिटी आती है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो ठीक है, अब क्या है कि इस रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया, मान लीजिए कि क्यू लाइंस है, क्यू चार्ज है, तो इस जो मॉडल है हमारा, उस मॉडल में हम ये मानते हैं कि अगर क्यू लाइंस है तो हम क्या कर, क्यू चार्ज है किसी वॉल्यूम के अंदर, तो उसमें हम 5 लाइंस ड्रा करते हैं। अगर 2 क्यू चार्ज है तो हम क्या करते हैं, 2 5
लाइंस ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो मॉडल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, उस मॉडल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, मतलब ठीक है, मतलब अगर क्यू चार्ज है, मतलब जो मॉडल हमारा क्या है, जो क्यू चार्ज है तो केवल एन नंबर ऑफ लाइन या 5 नंबर ऑफ लाइन ट्राई करते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरा बनाना हो 2 क्यू चार्ज का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपकी लाइन डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसके जस्ट डबल करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले मैं 8 किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया हमने, लाइन डेंसिटी हमने बढ़ा दिया। मतलब पहले वाला मॉडल में अगर क्यू चार्ज के लिए 5 लाइन ड्रा किया है, तो 2 क्यू चार्ज के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 5 लाइन्स ड्रा करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो क्यू इनक्लोज, मतलब किसी सरफेस, मान लीजिए कोई सरफेस ड्रा किया है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल है, उस सरफेस से इनक्लोज कितना चार्जेज हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाई अपसाइलम जीरो। इस तरह से फाई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज बाई अपसाइलम जीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, फाई की जगह फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट integration of over entire surface of E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon जीरो। इस तरह से जो ये रिलेशन बन के आया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गॉस लॉ। कौन सा लॉ है, ये गॉस लॉ। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ हमने इस्टेब्लिश किया है वो क्वालिटेटिव बेसिस पे किया है, मतलब इस मॉडल के अनुसार किया है। आइए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि किस तरह से क्वांटिटेटिव वे में हम लोग गॉस लॉ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज कंटेंट बाई दैट सरफेस। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये क्या है आपका, गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, तो यह जो रिलेशन हमने यहाँ डेवलप किया है, यह बेस्ड ऑन आपका फील्ड डायग्राम मॉडल में था, मतलब फील्ड लाइन डायग्राम के मॉडल के बेसिस पे था। उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, अगर क्यू चार्ज है तो हमें कितनी लाइन ड्रा करनी है, 5 लाइन ड्रा करनी है। अगर 2 क्यू चार्ज करना है तो हमें 5 लाइन ड्रा करनी है। 3 क्यू चार्ज है तो हमें 5 लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से फाई क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्या था, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल था, क्यू के। ठीक है, टोटल चार्ज उसके द्वारा, मतलब उसके सरफेस के द्वारा जो इनक्लोज है उसके प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये आपका क्या है, गॉस लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो यह रिलेशन है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव वे में भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अगर हम ये मान लें कि ओरिजिन पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है और आर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से क्या, आर डिस्टेंस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वह हो जाएगा आपका ई इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई हमने 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा आपका आर पे। ठीक है, तो अगर इस पे हम एक क्लोज सरफेस ड्रा करें, ठीक है, एक क्लोज सरफेस हमने ड्रा कर दिया और इसमें मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बाहर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पे हमने एक इनफाइनेटेसिमल सरफेस एलिमेंट कंसिडर कर लिया क्या, डी ए। ठीक है, तो यह जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या है, ई कैसे डिफाइंड है, ई डॉट डी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब ई के जगह में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से हम हमने एक सिंपल केस कंसीडर किया है कि क्यू चार्ज ही एक पॉइंट चार्ज, क्यू क्या है, ओरिजिन पे
लोकेटेड सिचुएटेड है, इस उसके वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। ठीक है, तो इसकी वजह से E की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप। डॉट क्या है आपका, डी ए। तो डी ए क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में डी ए जो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डी ए की वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। ठीक, अब दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए आर कैप डॉट आर कैप क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास साइन थीटा डी फाई। ठीक, ये आया। अब क्या है, आर स्क्वायर भी था ना, हाँ आर स्क्वायर भी था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका, क्यू बाई 4πε0 हम इस ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। अब अंदर देखें तो क्या है, ये इंटीग्रेशन ओवर थीटा है और पाई है, इस तरह से डबल इंटीग्रेशन है। जो ये सरफेस पे इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्या है, डबल इंटीग्रेशन है, और उसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर किया है ना, एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया है, तो पूरे सरफेस को कवर करने के लिए जो थीटा और फाई की जो लिमिट होगी वह हो जाएगी आपकी थीटा इक्वल टू 0 से फाई तक, और फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई तक। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम 0 टू 2 पाई, हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा, और साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमें इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी मिलती है, 4 मिलती है। ठीक है, 4 पाई मिलती है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन आता है फाई इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस यस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो यह बता रहा है कि अगर कोई सरफेस हो उसके अंदर क्यू चार्ज हो, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमने केवल एक सिंगल पॉइंट चार्ज कंसीडर किया था, आगे इस चीज को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि अगर ओरिजिन पे कोई सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड हो, और उस चार्ज के चारों तरफ अगर हम एक कोई सरफेस ड्रा करते हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी इस सरफेस से होकर जाएगी उसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस यस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कि अगर कोई चार्ज क्यू ओरिजिन पे लोकेटेड है तो उसके चारों तरफ अगर एक हम क्लोज सरफेस ड्रा करते हैं आप व्हाट एवर विल से, तो हमें जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है वो क्या होता है, उस चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि वहाँ पे केवल एक ही चार्ज नहीं है, वहाँ पे क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डैश 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 ith चार्ज है। ठीक है, तो तब उस केस में अगर हम कोई एक स्फेरिकल या कोई भी जनरल शेप ड्रा करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस शेप से होके कितनी जाएगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करेंगे भाई फाई इक्वल टू जो हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या है, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। ठीक है, अब क्या चेंज हो रहा है, एक चार्ज था तो उसके वजह से मान लीजिए केवल क्यू आई चार्ज था तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था आपका ई आई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आई बाई आर आर आई का स्क्वायर। अब क्या है, देयर आर
n नंबर ऑफ चार्जेस मान लीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी E1, सब वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनकी जो है वेक्टर सम के बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश डैश। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन समेशन ओवर फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू IH चार्ज। तो IH चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड EI हो, तो अगर इसका हम समेशन करते हैं कि वो फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलती है? ये मिलेगी। ठीक है, तब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ? इस एक्सप्रेशन में। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर यस, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस यस, यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, ई आई डॉट डी ए। अब देखिए कि जो ये इंटीग्रेशन है वो सरफेस पे है, मतलब जो सरफेस हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन उस सरफेस पे है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इस समेशन की बात करें, तो समेशन किस पर है? ये समेशन है इन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस तरह से ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं? इस सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका चार्जेस पे की वजह से है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समेशन को बाहर कर सकते हैं। तो समेशन को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1 टू n इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस यस ऑफ ई राई डॉट डी ए। अब ये इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ई आई इंटीग्रेशन ऑफ आई एच चार्ज ओवर ए क्लोज सरफेस ई आई डॉट डी ए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस, ये आएगी हमारी कितनी? क्यू आई बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि जो पिछला रिजल्ट है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को आई इक्वल टू 1 टू n, ये आ रही है क्या? क्यू वाई बाई एप्सिलॉन जीरो। इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या आया? फाई ई इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से n क्यू आई बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन जीरो। अभी क्या है? क्यू आई का क्या किया जा रहा है? आई इक्वल टू 1 से n, और क्यू आई ये बता रहा है कि टोटल चार्जेस कितना कंटेंट है जो सरफेस हमने कंसीडर किया है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है डिस्क्रीट चार्जेस के केस में, वह आता है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब यह है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। किसके लिए? डिस्क्रीट चार्जेस के लिए। मतलब कि अगर हम कोई एक ऐसा रीजन कंसीडर करें, एक ऐसा सरफेस कंसीडर करें जो कि एक वॉल्यूम को इंक्लूज किया हुआ हो, और उस वॉल्यूम में क्या है? Q1, Q2, Q3 ऐसे या नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस से होकर जो पास करेगा वो किसके बराबर होगा? इन सभी चार्जेस के सम के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, लेकिन अभी जरूरी तो नहीं है कि ये जो चार्ज हैं वो चार्ज क्या हो? हमेशा डिस्क्रीट हो सकता है कि इस पूरे वॉल्यूम में क्या है? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब पूरे वॉल्यूम में क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। तो अगर हम इसका एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लें, इनफाइनेटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो उस वॉल्यूम का एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? डी टाउ। और सपोज करने इसका चार्ज क्या है? डी क्यू हो, तो यहाँ पे एक हम लोग चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगा आपका रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी टाउ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो डी टाउ। तब टोटल चार्ज इस वॉल्यूम के द्वारा जो इंक्लोज किया गया और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारा Q हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर ऑफ डी क्यू ओवर इंटायर वॉल्यूम, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम ऑफ रो डी टाउ। तो हमारा जो गॉस लॉ आया
और इन जनरल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए वह एक्सप्रेशन हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर अक्रॉस सरफेस यस ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन 0 रो डी टाउ, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये क्या है, ये गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। कौन सा है ये, क्या है, गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म। इसी गॉस लॉ को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा उसमें, इस इंटीग्रेशन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस साइड में जो इंटीग्रेशन है किस पे है, सरफेस पे है। इस साइड में क्या है, इंटीग्रेशन जो है हमारा एक वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम रो डी टाउ। अब दोनों साइड क्या है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेंड को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन 0। अब ये जो रिलेशन आया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। इस तरह से हम लोगों ने गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म को इस्टेब्लिश किया और गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म को भी इनक्लोज इस्टेब्लिश किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।